जी, तो हम बात कर रहे थे ऑफर और एक्सेप्टेंस की। एक ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस ऑफर का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस ऑफर का मतलब होता है कि वो ऑफर में हमने अल्फाजों का इस्तेमाल किया होगा, चाहे वो रिटर्न अल्फाज हों या वो ओरल अल्फाज हों। ठीक है जी। इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय एक्शंस। अब इसमें देखें, दो एग्जांपल लिखी हुई। पहले एग्जांपल, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹100,000 बाय अ लेटर। एक लेटर के जरिए हमने एक बंदे को ऑफर दी कि आप हमारी गाड़ी खरीद लें। तो वो ऑफर एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगी, क्योंकि हमने उसमें अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर एक रेलवे हम स्टेशन पे गए और एक कुली ने बगैर हमसे बात किए डायरेक्ट हमारा सामान उठाकर ले जाना शुरू कर दिया, तो दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर, कि उसने बगैर अल्फाजों के डायरेक्ट एक्शन के जरिए अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश की। नाउ इट मे बी जनरल और स्पेसिफिक। एक ऑफर जनरल ऑफर भी हो सकती है और स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकती है। ठीक है। एक जनरल ऑफर क्या होती है? जो हर किसी के लिए होती है, वो जनरल ऑफर होती है। जो किसी खास के लिए होती है, ठीक है जी, जो किसी खास बंदे के लिए होती है, वो कौन सी ऑफर होती है? दैट ऑफर इज स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है जी। वो ऑफर जो किसी खास बंदे के लिए होती है, वो स्पेसिफिक ऑफर होती है। मिसाल के तौर पर एक ऑफर जो सिर्फ फेडरल भी एरिया वालों के लिए है, वो क्या है? स्पेसिफिक ऑफर हो सकती है, क्योंकि वो एक मखसूस लोगों के लिए है। वो ऑफर जो सिर्फ टीचर्स के लिए है, वो ऑफर जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है जी, वो ऑफर जो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये स्पेसिफिक ऑफर होती है। जनरल ऑफर क्या होती है? फॉर एवरीवन। जब ऑफर कोई किसी हर किसी के लिए होती है, तो वो जनरल ऑफर होती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सेप्टेंस। ऑफर के बाद है जी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस कहते हैं कबूलियत को, यानी कि कबूल कर लेना। जब तक किसी ये ऑफर रिवाइज को। क्लास है। जी सर जी बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी। बोलिए एग्जाम्पल हम एक ही लिख सकते हैं ना? जी। एग्जाम्पल आप एक ही लिखेंगे, और एक भी आप जब लिखेंगे जब आपके पास लेंथ, जो मटेरियल है, अगर उस मटेरियल से लेंथ इतनी हो रही है कि कम है, तो फिर आप एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर सिर्फ एक्चुअली जो आंसर है अदर देन एग्जाम्पल, अगर वो इतना हो रहा है कि काफ़ी है, और लेंथ अगर उसकी 2 या 2 पेज से ज़्यादा पर जा रही है, तो फिर आपको एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत ही नहीं। देखें, आपको एग्जाम्पल कब लिखनी है? जब आपका जो एक्चुअल मटेरियल है, जब उससे 2 पेजेस नहीं भर रहे हैं, फिर आपने एग्जाम्पल का सहारा लेकर आपने उसमें एग्जाम्पल ऐड करनी है। अदरवाइज आपने एग्जाम्पल ऐड नहीं करनी। आ रही बात समझ में? जी बेटा, रिवाइज किया, बस अब खत्म हो जाएगी 5-10 मिनट में रिवाइज, तो वी विल गेट बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, ऑफर क्या होता है? ऑफर हमें कर दी। अब ऑफर से कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो जाता है जब तक कोई बंदा उसको ऑफर को एक्सेप्ट ना कर ले। हाँ, जब ऑफर कोई एक्सेप्ट हो जाती है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक ऑफर को कबूल कर लिया जाए, तो वो क्या बन जाती है? जब एक ऑफर को कबूल कर लिया जाए, तब ये बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वेदर ऑफर इज जनरल और पर्टिकुलर, इट इज ऑलवेज मेड टू अट्रैक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द पर्सन। भाई, ऑफर चाहे स्पेसिफिक हो या जनरल हो, इसमें होता क्या है कि हम सामने वाले बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए हम ये ऑफर करते हैं कि सामने वाला बंदा अट्रैक्ट हो जाए और हमारी बात को मान ले और हमारी बात को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी। जब वो बंदा हमारी बात को कबूल कर लेता है, देन इट बिकम्स एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस होने के बाद ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में मिल जाए, then it becomes the contract. The offerer expects that his offer should fetch a yes or no from the offeree. If the offeree says yes to the offer, then offer has been accepted. जब ऑफरी, जिसको ऑफर की गई है, अगर वो yes कह दे,
तो फिर ऑफर क्या हो जाती है, ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है। ऑन एक्सेप्टेंस द ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस, और जब आप उसको ऑफर को कबूल कर लें तो वो क्या बन जाती है, एक वादा बन जाती है जिसे आपने पूरा करना होता है। ठीक है जी। अब इसेंशियल्स एंड एक्सेप्टेंस के भी देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर लॉ के कुछ ना कुछ इसेंशियल होते हैं, बगैर इसेंशियल्स के कोई लॉ नहीं होता। तो इट मस्ट बी गिवन बाय द ऑफर। अब एक्सेप्टेंस कौन करेगा, एक्सेप्टेंस कौन करेगा, जिसको हमने ऑफर दी है वही एक्सेप्टेंस कर सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे उस्ताद ने दी थी, वो मैं आपको देता हूँ कि भाई किसी का निकाह हो रहा है, और भाई आपको पता निकाह में मैंने बताया था लड़की ऑफर करती है और लड़का उसको कबूल करता है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो भी बंदे हैं हमारे पास, इनमें से किसी का अगर मैं नाम ले लूं, एक मिनट, नाम तो देखने दे कौन कौन आ गया अभी। ओके भाई, मिसाल के तौर पर समीर भाई का निकाह हो रहा है ना, समीर भाई का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। समीर भाई का निकाह हो रहा है, लड़की ने पूछा हाँ भाई इतने मेहर में कबूल है। अब समीर भाई ने जवाब नहीं दिया, समीर भाई के बड़े भाई ने जवाब दिया हाँ जी कबूल है। तो क्या ये निकाह हो जाएगा, बताइए आप। भाई पूछा गया था समीर से, इसके बड़े भाई ने बोल दिया नो हाँ। सर नहीं होगा, नो सर, सर नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि इसके बड़े भाई से निकाह हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं सर, नहीं, पता नहीं सर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आप है तो सर। नहीं, आपको क्या पता ना सर हो सर बड़ा सकता है, भाई हो मैं सकता ही हूँ सर, नंबर 1 पे मैं ही हूँ। अच्छा चलो छोटे भाई ने बोल दिया मुझे कबूल है, छोटे भाई ने बोल दिया, किसी भी ने भी बोल दिया, अब्बू ने बोल दिया चलो मुझे कबूल है, बस भाई हो जाएगा निकाह। उसे तो नहीं हो सकता। हो जाएगा सर। भाई, सर हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। नहीं बोले नहीं, कबूल है। इसलिए हो जाएगा। नहीं सर, क्यों होगा, खुद देखिए, करना होगा। जिसको ऑफर की गई है अब्बू से हो जाएगा सर। नहीं नहीं होगा बेटा, जिसको ऑफर की गई है अगर वो कबूल करेगा तो निकाह होगा, जिसको ऑफर दी गई अगर वो कबूल करेगा तो निकाह होगा। उसके अलावा अगर कोई भी कबूल कर लेगा तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है, क्योंकि भाई सर अगर दोनों तरफ से कर उसको दे बोलने में कबूल, शर्म आ रही हो तो फिर हाँ हम्म, शर्म आ रही है तो तो जिसको फिर उसका निकाह क्या कबूल जरूरत है, वो बोलने में निकाह शर्म आ रही है, उसको कबूले बोलते में शर्म आ रही है, उसको चाहिए कि वो निकाह ही ना करे। समझ रहे हैं आप लोग? है तो भाई बात ये कि जिसको ऑफर की गई है अगर वो कबूल करेगा तो जो है वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अच्छा एक बंदे को जिसको ऑफर ही नहीं की गई, ठीक है जी, अब वो बंदा अगर वो बोले हाँ जी मुझे कबूल है, तो फिर भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, उसका निकाह नहीं होगा। क्योंकि भाई आप हैं कौन, जब आपको ऑफर ही नहीं की गई आप कहां से आ गए कबूल करने के लिए? भाई ऐसा तो नहीं होगा ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो जिसको ऑफर दी गई वही एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई उसका रिश्तेदार, उसका भाई बहन पड़ोसी दोस्त कोई भी उसे कबूल नहीं कर सकता। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी, एक्सेप्टेंस कौन देगा, जिसको ऑफर की गई वही देगा, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी, वरना एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। इसके बाद है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। भाई एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मतलब यह है कि जिसे ऑफर दी गई है, जिस कंडीशंस के साथ, जिन शराइत के साथ दी गई, उसको गैर मशरूत तौर पर वो ऑफर कबूल करनी होगी। यानी कि कोई भी बंदा जिसको ऑफर दी गई है वो ऑफर को कबूल करते में अपनी मर्जी से कोई शर्त आयद नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कोई शर्त शामिल नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये इसमें बताया गया। इसके बाद इट मस्ट बी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड। समझ में आ गई बात कि भाई कोई शर्त इसमें शामिल नहीं की जा सकती। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपने सिर्फ दिल में हाँ बोल दी है और सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं आप उसको देखकर, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि सामने आपने एक्सेप्टेंस अपनी दे दी है। आपको कहना होगा कि हाँ मुझे कबूल है। जब तक आप नहीं कहेंगे कि हाँ भाई मुझे कबूल है, जब तक आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रही है बात? पहले जमाने में ऐसा होता था, लड़की से पूछा जाए हाँ भाई ये लड़का देखो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो पता है पहले जमाने में लड़कियां क्या करती थी, ऐसे मुंह पे दुपट्टा रखा और एक तरफ भागती भी चले गई हंसती हुई। इसका मतलब वो क्या समझते थे लोग कि भाई हाँ भाई लड़की को जो है वो कबूल है। अब क्या होता है, अब ये होता है लड़की देखती है बोला हाँ भाई इसकी इनकम कितनी है, इसकी एज कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, हर चीज उसको देखती है, उसके बाद फैसला करती है हाँ अभी मैं सोचती हूँ जरा, अभी मुझे टाइम दो। समझ में आ रही है यानी कि कितना चेंज आ गया वक्त के साथ साथ। अच्छा सिर्फ मतलब आपको कम्युनिकेट करना होगा, कोई भी ऑफर आपको दी जा रही है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक्सेप्टेंस उसकी यस आई एम एग्री, जब तक आप ये नहीं कहते आपकी कबूलियत मानी नहीं जाएगी। इसके बाद इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड।
भाई सिर्फ ऐसे ऐसे हिलाया भी जाता है ना सर, उसका मतलब क्या होता है, हाँ मुझे कबूल है। मैंने देखा है कि ना, एक निकाह में मैं गया तो लड़की जो है ना, मैं उसके करीब ही खड़ा था, वैसे वो घूंघट डाला हुआ था उसके, तो एक बड़े मियाँ काजी साहब थे, हाँ जी आपको इतना कबूल है इतने हक मेहर में, उसने यूं किया ना, लड़की ने, फिर लड़के के पास गया, लड़के ने भी, खैर। तो इट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्शन के जरिए हाँ मुझे कबूल है भी बोला जा सकता है। एक मैंने निकाह देखा, उसने, आदमी ने बोला हाँ मुझे कबूल है, आई को साउंड पे उसने इतनी जोर से कबूल है बोला कि पूरा वो उसने हिला दिया पूरा ना बैंक्वेट। ठीक है जी, खैर। इट मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। भाई आपका निकाह हो रहा है, अच्छा, और आपसे पूछा कि हाँ भाई कबूल है, आपने 5 साल बाद जवाब दिया कबूल है, 5 साल बाद, आप बताएं क्या निकाह होगा? नहीं होगा, क्योंकि रीजनेबल टाइम में नहीं है, उसी वक्त जवाब देना 5 मिनट में। एक तो ये, इस तरह आप ऑफर, कुछ वैलिड ऑफर होती हैं, वो वैलिड ऑफर क्या होती हैं? वो होती हैं कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना होता है, 30 दिन के अंदर अंदर। कोई भी वैलिड ऑफर है, अगर आपको कोई ऑफर दी गई, कानून ये कहता है कि अगर उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है तो आपने 30 दिन के अंदर जवाब देना है। ठीक है जी, मैक्सिमम टाइम 6 महीने का भी हो सकता है, लेकिन अमूमन 30 दिन का चल रहा है। ठीक है ना, तो बस आज हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस हमने पढ़ लिया। 2 सवाल आज मैंने रिवाइज करा दिए आपको। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ मेरा रिवाइज करा देना हरगिज काफ़ी नहीं है, जब तक अनटिल एंड अनलेस आप इसको पढ़े ना साथ साथ। समझ में आ रही ना आप लोग? यस्टरडे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, लेकिन टोटल लेंथ ऑफ आंसर मस्ट नॉट बी लेस देन 2 pages and more than 3 pages। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो मैं नया पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, बड़ा ही अहम टॉपिक, कैरेज ऑफ गुड बाय सी आज हम शुरू करेंगे। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी। If the goods are transported through sea, then the different laws will be applied on the carrier of the goods. If the goods are transported through sea, then the different laws will be applied on the carrier of the goods। ठीक है जी, but before we start our discussion on carriage of goods by sea, first of all we should know means of carriage of goods। If a party chooses to sea-going vessels for the carriage of goods from one part of the world to another part, then he follow particular procedure and different laws are applied on this transportation on goods through sea। For instance, number 1, Carriage of Goods by Sea Act 1925, Bill of Lading, Act 1856, Merchant and Shipping Act 1894। These acts are applied in the carriage of goods by sea and also corresponds with the rules। अब आ जाए जी उर्दू तर्जुमा। बात ये कि ये जो कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी होता है ना, ये अनअवॉइडेबल है। हर हाल में हर कंट्री ये चाहता है कि वो कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी तो उसका होना ही होना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई जो बड़ी क्वांटिटीज में चीजें आती हैं वो तो समंदर के जरिए आ सकती हैं, ना ही रेल के जरिए, ना ही ट्रक के जरिए, ना ही हवाई जहाज के जरिए आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो तकरीबन 80% जो पेट्रोलियम होती है वो इंपोर्ट करता है। ठीक है जी, जो पेट्रोलियम है हमारी वो, that is around
80% इंपोर्ट्स। अब वो सारी किसके जरिए आती हैं? वो सारी की सारी जहाज के जरिए आती हैं, शिप्स के जरिए आती हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो ना रेल से आ सकता है ना किसी और चीज से आ ही नहीं सकता, मजबूरी है हमारी। ठीक है जी। अच्छा, अब जब समंदर से कोई सामान आ रहा होता है तो वो मुख्तलिफ पोर्ट्स से होता हुआ आता है। जब वो मुख्तलिफ पोर्ट से होता हुआ आएगा तो जाहिर है कि काफी लोगों से गुजरता हुआ वो आएगा, काफी कंट्रीज बीच में आएंगे। हर कंट्री का अपना एक रूल होता है, तो जिस जिस कंट्री के सरहद के अंदर से वो गुजरेगा उस कंट्री के उस पर जो है वो रूल्स अप्लाई होते जाएंगे। एक बात हो गई। नंबर 2, समंदर के अंदर कुछ रास्तों को हमने इंटरनेशनल रास्ते डिक्लेयर किया हुआ है, इंटरनेशनल रूट्स। दुनिया का कोई भी मुल्क बगैर किसी परेशानी, ठीक है जी, और बगैर किसी हर्डल के उससे गुजरता है। ठीक है जी, हर कंट्री उससे गुजरता है, किसी को भी वहां से कोई बाइंडिंग नहीं है कि भाई हम नहीं जा सकते या कोई नहीं। हर कंट्री उसको यूज कर सकता है बगैर वीजा, पासपोर्ट, बगैर किसी इजाजतनामा, बगैर किसी लाइसेंस के आप वो रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। द कैरेज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें जो रूल्स नॉर्मली अप्लाई होते हैं, एक कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी 1925 में बनाया गया, ठीक है ना, और बिल ऑफ लेडिंग एक्ट 1856 में बनाया गया था, पुराना, सबसे पुराना बिल ऑफ लेडिंग एक्ट है। और फिर मर्चेंट एंड शिपिंग एक्ट 1894। अच्छा, ये जहाज के रास्ते कैसे होते हैं, ये रोड कहाँ से कहाँ को जा रहा है? क्योंकि जब आप बीच समंदर में पहुंचते हैं तो आपको चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा होता है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। जहां तक हद निगाह दूरबीन से भी देखो तो भाई आपको सिर्फ पानी नजर आएगा, चारों तरफ पानी, कोई एक घर तक नजर नहीं आता, दूर दराज तक कोई घर नजर नहीं आता। अच्छा, तो द कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पार्टी फॉर कैरेज ऑफ हिज गुड्स with the owner of the ship is called the contract of affreightment। ठीक है जी, the contract by a party for carriage of his goods to the owner of the ship is called affreightment। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम एक मुआहदा करते हैं शिप के मालिक से। अब जाहिर है कि इतना बड़ा जो शिप होता है उसमें एक वक्त में एक ही बंदे का सारा सामान नहीं जा रहा होता, बल्कि मुख्तलिफ लोगों का सामान उसके अंदर जा रहा होता है। तो जितने भी बंदे अपना सामान उसमें चढ़वाना चाहते हैं तो हर बंदा शिप के मालिक से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हर बंदा क्योंकि शिप के मालिक से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट कहा जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट क्या कहलाता है? यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी कहलाता है। ठीक है जी। इट इज मेड विद शिप ओनर टू हायर हिज शिप। और ये क्यों किया जाता है शिप से, शिप ओनर से, कि भाई हम आपका शिप जो है हायर करना चाहते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी। अच्छा, a contract of affreightment is a contract for carriage of goods by sea. It is made with the ship owner to hire his ship or a party of it। यानी कि या तो हम पूरा शिप हायर करने की बात करते हैं अगर हमारा बहुत बड़ा काम, या हम क्या करते हैं कि उस शिप का कुछ हिस्सा अपने हिस्से में लेना चाहते हैं कि भाई इतनी जगह तो हमारी ही होनी चाहिए। Such a contract is generally in the form of either charter party or of a bill of lading। इस कॉन्ट्रैक्ट के दो नाम होते हैं अमूमन, ठीक है जी। या तो इसको चार्टर पार्टी कहा जाता है, या तो इसको चार्टर पार्टी कहा जाता है, या इसको बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। A bill of lading and a charter party have elements in common। अब बिल ऑफ लेडिंग या चार्टर पार्टी में कुछ एलिमेंट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी होते हैं। बोथ आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज होते हैं, मेड बाय द शिपर विद द शिप ओनर। और जो
शिपर के साथ होता है शिप ओनर के जरिए। When the entire ship is hired for the carrying goods, the agreement is executed as charter party. और जब आपने पूरा का पूरा शिप हायर कर लिया, यानी कि सिर्फ आपका ही उसमें सामान होगा, आपके अलावा अगर किसी का उसमें सामान नहीं होगा, तो फिर आप क्या कहलाएंगे? चार्टर पार्टी कहलाएंगे। बट व्हेन द ओनली पार्ट ऑफ द शिप इज हायर्ड, ठीक है जी, लेकिन अगर शिप का सिर्फ कुछ ही हिस्सा आपने हायर किया, ठीक है जी, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरेज इज एविडेंस बाय द बिल ऑफ लेडिंग, तो फिर क्या बनेगा? उसका बिल ऑफ लेडिंग बनेगा। अगर पूरा जहाज हायर करते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो चार्टर पार्टी कहलाएगा। दोबारा सुनिएगा, अगर पूरा जहाज आपने हायर कर लिया तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आप चार्टर पार्टी कहलाएंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने पूरा जो है वो शिप हायर नहीं किया, बल्कि सिर्फ कुछ हिस्सा उसका लिया है, कुछ कमरे आपने लिए हैं, तो फिर आप क्या कहलाएंगे? बिल ऑफ लेडिंग कहलाएंगे। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग एंड चार्टर पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक बिल ऑफ लेडिंग कहलाता है और दूसरा चार्टर पार्टी कहलाता है। अब हम पहले जो बात करेंगे, हम चार्टर पार्टी की बात करेंगे कि चार्टर पार्टी किसे कहते हैं, ठीक है। तो चार्टर पार्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट entered into for hiring of the whole ship for the carriage of the goods. चार्टर पार्टी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांसपोर्टेशन का जिसमें आप पूरा का पूरा जहाज हायर करते हैं, ठीक है जी, फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ गुड्स के लिए। द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वेसल ओनर the formal contract between the vessel owner and the charter is called charter party। जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाज के ओनर के और क्लाइंट के दरमियान, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है चार्टर पार्टी। A charter party can either envisage a time charge or a voyage charter, ठीक है जी। एक टाइम चार्टर भी कहते हैं इसको, ये चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज भी सही है लेकिन इसे चार्टर होना चाहिए, तो मैं इसको चार्टर कर देता हूँ। टाइम चार्टर और वॉयज चार्टर, टाइम चार्टर अलग अलग हम पढ़ेंगे अभी, टाइम चार्टर अलग है, वॉयज चार्टर अलग है। फॉर अ स्टार्टिंग ऑफ चार्टर द पार्टी अदर देन द ओनर हु charters the vessel space to another party is called deponent owner. We can discuss these types of charter one by one under the following headings. Number one, voyage charter, यानी कि a voyage charter may be for a single voyage or multiple voyages. The charter for multiple voyages is called a consecutive voyage charter. In case of the voyage charter, the owner provides the ship to the charter for the agreed voyage with all the necessities including crew and bunkers. Containers. If it is a consecutive voyage charter, the owner supplies the ship for the several successive journeys depending upon the term of the contract. Voyage may be made direct or indirect without transshipment, ठीक है जी। अब वॉयज जो होता है, वॉयज किसे कहते हैं जी? वॉयज मतलब होता है एक रास्ता, कि एक या कई रास्तों के लिए एक जहाज दे दिया जाता है, उसमें टाइम फिक्स नहीं होता, अब जल्दी या बाद में देर से, जैसे ही वो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट होता है, ठीक है जी, रास्ता जैसे पूरा का पूरा रास्ता कंप्लीट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? खत्म हो जाता है। यानी कि इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि टाइम कितना लग रहा है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये होता है कि
पूरा हो रहा है रास्ता या नहीं हो रहा है। अगर पूरा रास्ता हो रहा है तो बात खत्म हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब कभी ये रास्ता जल्दी भी खत्म हो सकता है और देर से भी हो सकता है, जाहिर है, ठीक है जी। अच्छा, इनवाइसेज मतलब पूछ रहा है एक बच्चा, हारिस नाम है इसका। इनवाइसेज मींस तसव्वुर करना, अज्यूम करना, ठीक है जी। अच्छा, अब एक इसमें आरजी टाइम डाल दिया जाता है कि भाई इतना टाइम लगेगा। जरूरी नहीं है कि जितना टाइम इसमें डाला जाए उतना ही टाइम में वो बंदा पहुंच जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी टाइम ज्यादा भी लग सकता है और कभी टाइम कम भी लग सकता है, ठीक है। डेस्पोनेंट मतलब होता है वो बंदा के एक बंदे ने हायर करके अगर अगले बंदे को भी अपने साथ शामिल कर लिया है तो उसको डेस्पोनेंट कहते हैं, ठीक है जी। दो तीन लाइनें लिखने तो काफी होगा। तो डेस्पोनेंट मतलब मैं आपको समझाता हूँ मिसाल के तौर पर, भाई एबीसी एंड कंपनी का जहाज है जो मैंने जिसको पूरे जहाज को किराए पे ले लिया। अब मैंने जहाज पूरा किराए पे लिया जिसमें 1500 कमरे, मैंने 200 कमरे आपको दे दिए उधार, तो यू आर डेस्पोनेंट, ठीक है जी। एंड आई एम डेस्पोनेंट फॉर यू, यू आर डेस्पोनेंट फॉर मी। टाइम चार्टर, टाइम चार्टर में वक्त होता है। अब देखें वॉयज में क्या था ना, वॉयज में रास्ता फिक्स था कि भाई इस रास्ते से आप जाएंगे, इस रास्ते के अलावा मेरा जहाज किसी और रास्ते पर आप नहीं लेकर जा सकते। वॉयज में क्या था, रास्ता फिक्स था, उस रास्ते के अलावा मेरा जहाज आप किसी और रास्ते पर नहीं ले जा सकते थे, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे टाइम चार्टर की। टाइम चार्टर क्या कहता है? टाइम चार्टर ये कहता है कि भाई अब वक्त फिक्स है, अब किसी भी रास्ते पे ले जाओ, मैं आपको 1 जनवरी को दे रहा हूं, 30 जून, 6 महीने तक का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे 30 जून को मेरा जहाज अपनी जगह पर दोबारा चाहिए। ये होता है टाइम चार्टर। अ टाइम चार्टर ऑन द अदर हैंड इनवाइसेजेस हायरिंग ऑफ अ वेसल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इनवाइसेजेस मतलब तसव्वुर कर लेते हैं कि भाई हमने एक मखसूस वक्त के लिए अपना जहाज दे दिया है। Here the ship owner provides ship with crew and other necessities, but the charter bears the cost of the bunkers for fuel. इसमें जहाज दिया जाता है, जहाज को चलाने वाले और उसके जो नौकर चाकर होते हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन जो जहाज का फ्यूल होता है वो कौन बर्दाश्त करेगा? वो जहाज लेने वाला बर्दाश्त करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं मार्किंग करवाता हूँ जरा, थोड़ा पूरा हो जाए ये वाला सवाल फिर मार्किंग करवाता हूँ। सी है इसमें, फिर क्लॉजेस हैं इसकी, फिर बिल ऑफ लेडिंग आ जाए, बिल ऑफ लेडिंग से पहले हो जाए फिर मैं इसकी मार्किंग करवाता हूँ। ओके, तो टाइम चार्टर आपके समझ में आ गया होगा। अब रेंट इसका मंथली बेसिस पर हो सकता है, 15 दिन पे बेसिस पर भी हो सकता है, 6 महीने की बेसिस पर भी हो सकता है और साल की बेसिस पर भी। अमूमन क्या होता है, जहाज जब लिए जाते हैं तो 2-3 महीने का एडवांस दिया जाता है, फिर जब 2-3 महीने पूरे होने वाले होते हैं फिर एडवांस दिया जाता है, इस तरह 3-3 महीने पर चलता है। डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे के लिए लिया है, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपका। जी, मैंने पिछले लेक्चर भी अपलोड किए मैं अपने यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन फोरम पर, और ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। 1 मिनट, आई हैव गॉट इंपॉर्टेंट कॉल। जी, तो हम बात कर रहे थे टाइम चार्टर की। टाइम चार्टर समझ में आ गया। अब है बेयर बोट चार्टर, डिमाइस चार्टर इसको कहते हैं। आइए पढ़ते हैं डिमाइस चार्टर। A bareboat charter, also called the demise charter, is similar to the time charter in all respects, except that under such a charter, the charterer provides the crew and stores etc. As compared to the voyage charter, time charter is preferred in the international commerce due to its flexibility in respect of the ports of loading and discharge, ठीक है जी। तो बेयर बोट चार्टर क्या होता है?
बेयरबोट चार्टर ये होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमाइस charter is similar to the time charter in all respects except that under such a charter the charter provides the crew and stores etc. अब इसमें क्या बताया गया, बेयरबोट चार्टर में इसको डिमाइस चार्टर भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ आपको वो दे दिया जाता है, जहाज दे दिया जाता है, ठीक है जी, बाकी सारी आपकी जिम्मेदारी होती है, उसको मेंटेनेंस, जहाज की मेंटेनेंस ऐसे भी लोग ले लेते हैं। ऐसे पता लोग कौन लेते हैं? ऐसे वो लोग लेते हैं कि जिन्होंने जहाज को लेकर चलना होता है, ठीक है जी, जो जहाज को लेकर जो है जहाज लेते हैं बहुत सारे लोगों से और आगे किराए पर देते हैं। भाई मैंने आपसे एक साथ 10 जहाज ले लिए, अब जो 10 जहाज मैंने जिससे किराए पर लिए ना, उसको एक आसानी क्या है, उसको आसानी ये कि 10 जहाज़ों का एक साथ उसको किराया मिलेगा, उसको टेंशन नहीं है। अब मैंने क्या करा, मेरा काम ये है कि मैंने 10 जहाज लिए, अब एक एक जहाज में 10-10 बंदे मैंने घुसा दिए, तो 10 जहाज मैंने आगे, एक बंदे से 10 जहाज लेकर मैंने आगे 100 बंदों को दे दिए। अब 100 बंदों से मैं कलेक्शन करूंगा और उस एक बंदे को दूंगा, अपना मैं रख लूंगा। तो ये जो है ना, शिपिंग कंपनीज इस तरह की बहुत सारी हैं जो एक बिजनेस ये करती हैं। बड़ा पंगे वाला बिजनेस है, हर कोई नहीं, बड़े बदमाश किस्म के लोग जो हैं ये कारोबार करते हैं, हर किसी के बस का ये कारोबार नहीं होता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्लॉजेज होती हैं, क्लॉजेज ऑफ चार्टर पार्टी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, चार्टर पार्टी इज यूज्ड टू डिनोट अ कॉन्ट्रैक्ट between the owner of the ship and the charter party upon some consideration amount। जाहिर है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को दे रहा है तो कुछ कंसिडरेशन अमाउंट तो होगा ना। जाहिर है कि कोई भी बंदा ऐसी फ्री में तो किसी को अपनी जगह नहीं देता, ठीक है ना। अच्छा मैं एक बात बता रहा था ना आपको, हाँ, समंदर का रास्ता, तो समंदर का रास्ता जो होता है ना, वो आज भी सितारों की मदद से दिखाया, सितारों से जहाज चलते हैं कि भाई ये रास्ता सितारे गाइड करते हैं। इसका जिक्र है कुरान मजीद में भी, सितारों से हमने रास्ते का हमको मतलब गाइड किया है अल्लाह ताला ने कि भाई यहाँ से जाओ। और ये हजरत नूह ने कश्ती बनाई थी, आपको पता है। तो जब से ये चला आ रहा है सिलसिला, आज भी सितारों से जरिए हम रास्ते देखते हैं। अब तो और भी कुछ चीज़ आ गई, लेकिन आज भी तमाम चीज़ें जो भी आई हैं वो भी उसकी बुनियाद जो है वो स्टार्स ही होते हैं, जिसके जरिए हम रास्ते देखकर उसको चला रहे होते हैं। ऊपर देख के नहीं, मतलब ज़ाहिर चीज़ें होती हैं। अब तो रडार सिस्टम आ गया, लेकिन ये रडार सिस्टम में तमाम चीज़ें जो हैं, इसमें भी स्टार्स का जो है ना बाहर है, तो साइंस वाले बेहतर जानते होंगे। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस व्हाट आर द क्लॉजेज ऑफ चार्टर पार्टी। नंबर 1, क्लॉजेज मतलब क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो हम लिखेंगे चार्टर पार्टी का, उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा चार्टर पार्टी का, उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, ये होता है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 1, name of the parties, that is charterer and the ship owner, as well as nationality of the ship, ठीक है जी। names of the parties, that is charterer and the ship owner, as well as the nationality of the ship। clauses मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या लिखी कि भाई ये जहाज़ किसका है, इसका मालिक कौन है, एक जहाज़ कब बना, इसका मॉडल कौन सा है, इसका नंबर, इंजन नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। इसमें भी ना कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये कौन से मुल्क में बना है, क्योंकि जिस मुल्क में भी ये जहाज़ बनता है घूमता पूरी दुनिया है, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2, द टोटल टॉनेज ऑफ कार्गो। टनेज मतलब कि कितना वजन ये बर्दाश्त कर सकता है, वो भी उसमें लिखा होता है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आपने वजन उसमें रख दिया तो बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती। उसमें भी जितने वजन वो बर्दाश्त कर सकता है उससे 10, 15, 20 टन कम रखा जाता है, ठीक है जी। थोड़ा सा मतलब क्योंकि जहाँ समंदर का कोई भरोसा तो नहीं है ना। अच्छा, फिर उसका इंश्योरेंस भी, मरीन इंश्योरेंस लाजमी होता है। जहाज जितने भी होते हैं ना समंदर में, हर जहाज का लाजमी इंश्योरेंस होता है जी। एक आम आदमी भी जहाज खरीद सकता है, शिप खरीद सकता है। अगर आप मैं खुद सोचता हूँ कभी कभी कोई पानी का जहाज भी खरीद लेना चाहिए, अच्छा कारोबार है पानी के जहाज का ना, लोग बड़ा चलाते हैं ये कारोबार भी।
The total tonnage of the cargo as per the shipper register of the country origin is also to be indicated. यानी कि कहाँ से जहाज इनिशिएट हुआ है वो भी जरूरी होता है. The class of the charter party is I whether a voyage charter, time charter, charter by demise या charter without demise. यानी कि कौन सा है, रास्ते का है, टाइम का है, किस किस्म का चार्टर है. ठीक है जी, कौन सा एग्रीमेंट है कि भाई हमने सिर्फ वक्त के हिसाब से दिया है, रास्ते के हिसाब से दिया है, वो तमाम चीजें भी इसमें लिखी जाती है. द नेक्स्ट इज लोकेशन. लोकेशन ऑफ द शिप, कि जब हमारा ये मुआहदा शुरू होगा तो उस वक्त ये जहाज कहाँ पर खड़ा हुआ होगा, कहाँ से ये जहाज चलना शुरू होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इसमें मेंशन होना जरूरी होता है. इसके बाद एज स्टेटमेंट दैट द कार्गो शैल बी लॉफुल मर्चेंडाइज, और उसमें ये भी लिखा होता है कि इसमें जो कुछ आप लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, आप जो कुछ लेके जाएंगे उसका कानूनी होना जरूरी है. दैट मस्ट बी लॉफुल. अगर वो लॉफुल नहीं होगा तो ये भी एक नया चार्ज आप पर क्रिएट हो सकता है. ठीक है जी. द नेम्स ऑफ द प्लेसेस पोर्ट्स थ्रू विच द शिप इज टू पास, और कौन कौन सी जगहों से होता हुआ जाएगा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ ये जाएगा, हर कंट्री का नाम मेंशन करना जरूरी है. वहाँ की परमिशन लगानी होगी, हाँ जी हमें हमारी इजाजत है कि हमारा ये जहाज हमारी सरहदों में दाखिल हो जाए. ठीक है जी. जी बिल्कुल ऐसा, ये बिलियंस ऑफ रुपीस में एक जहाज की वैल्यू हो सकती है. ठीक है जी, बिलियंस ऑफ रुपीस में एक जहाज की वैल्यू बिल्कुल हो सकती है. ठीक है जी. अच्छा, ये चार्टर पार्टी बहुत ज्यादा आया हुआ है, बिल ऑफ लेडिंग भी बहुत ज्यादा आया हुआ है. अगर ये क्लास एंड हो जाए तो आप इसी आईडी पासवर्ड से दोबारा लॉग इन करेंगे. अगर ये क्लास एंड हो जाए इसी आईडी पासवर्ड से आप दोबारा लॉग इन करेंगे. ठीक है. अच्छा, द नेम ऑफ द प्लेस, द वेट और वॉल्यूम ऑफ द गुड्स, कितना वजन हम रखेंगे ये भी आप इसमें लिखेंगे. इसके बाद द लायबिलिटी ऑफ द चार्टर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ फ्रेट, और कितना फ्रेट होगा, कितना इसका रेंट होगा, कब दिया जाएगा, ये बातें भी इसमें लिखनी जरूरी हैं. द ड्यूटीज ऑफ द मैटर, द ड्यूटीज ऑफ द मास्टर ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप, यानी कि जो मास्टर है या कैप्टन ऑफ द शिप है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी वो भी इसमें लिखी हुई होती हैं. ठीक है जी. ताकि अगर बीच रास्ते बीच समंदर में जाकर अगर वो कह दे कि नहीं ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो एक कियोस्क क्रिएट हो जाएगा, कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाएगा, वो भी हमने होने नहीं देना. ठीक है जी. ओके. नेक्स्ट, द ड्यूटीज ऑफ द मास्टर के बाद है सर्कमस्टांसेस अंडर विच आ कॉन्ट्रैक्ट में बी कैंसिल, किन किन हालात में ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कैंसिल हो सकता है, ये भी इसमें लिखना जरूरी होता है. किन किन हालात में कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कैंसिल हो जाएगा. Expected perils clause show that various classes of risk for which the ship owner is not liable if a loss arises due to these risks. This risk may arise due to unavoidable circumstances. ठीक है जी. अब इसमें और कौन कौन से रिस्क शामिल हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई इशू हो जाता है और ये जहाज डूबने का खतरा है, कौन कौन से रिस्क हैं, वो सारे रिस्क भी हमें लिखने होते हैं और उस रिस्क की रेमेडीज भी लिखनी होती है. कि अगर कोई खतरा है तो देखें, खतरा तो देखें हर चीज में होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई खतरा होता है ना तो खतरे की रेमेडी भी साथ साथ की जाती है. कि भाई ये खतरा है, हमने सी रेमेडी की, भाई इसके जो डूबने का खतरा है हमने इसका इंश्योरेंस भी करवाया है और हमने ये सेफ्टी मेजर्स भी इसके साथ साथ लिए हुए हैं. द क्लॉज रिलेटेड टू द सी वर्थनेस, और कौन कौन से जिस जगह से गुजर रहा है उस समंदर की क्या हालत है. ठीक है ना, ये भी इसमें लिखा होता है. यहाँ पर ये क्लॉजेस क्या हो गई, खत्म हो गई. अगला सवाल है हमारा बिल ऑफ लेडिंग का. A bill of lading is a document issued by the master of the ship or the ship owner. ठीक है जी. ये मास्टर ऑफ द शिप या शिप ऑनर जो है ये बिल इशू करता है. एज द केस में भी डिपेंड करता है कि केस टू केस बेसिस पर. और द एजेंट इन एक्सचेंज ऑफ मेड्स रिसीट आफ्टर द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन द बोर्ड, the ship is carried to the named destination. अब होता ये कि मैंने सामान जहाज पर लोड किया. ठीक है जी, मैंने सामान जहाज पर लोड किया, मेरा जहाज जा रहा है. ठीक है जी.
अब जहां भी मेरा जहाज जाएगा वहां ये सामान मेरे साथ साथ जाएगा। जी डेफिनेटली ये नया नया सवाल है हमारा बिल ऑफ लीडिंग वाला। भाई मैंने सामान जहाज में डाल दिया, मुझे उसकी रसीद मिल जाएगी, तो डेट इज बिल ऑफ लीडिंग। ठीक है जी। कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग। अब बिल ऑफ लीडिंग में क्या क्या लिखा हुआ होता है? नंबर 1, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द शिप ओनर। उसमें साइन भी होगा और स्टैम्प भी होगी शिप ओनर की। ठीक है जी। और द मास्टर और द कैप्टन एज द केस में भी, कभी शिप ओनर हो सकता है, कभी मास्टर और कभी कैप्टन भी ये बिल ऑफ लीडिंग इशू कर सकता है। इट डिपेंड्स, ये केस टू केस बेसिस पर ये बात क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। बी, the leading marks necessary for the identification of the goods, provided such marks are stamped on the cases or coverings in which such goods are contained. आर नहीं आएगी। पहले में आ गया कि भाई रिसीविंग करके साइन और स्टैम्प देगा। नंबर 2 में क्या है? द लीडिंग मार्क्स नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। हमारे सामान की पहचान क्या होगी? कोई रेफरेंस नंबर, कोई स्टैम्प, कोई मतलब कुछ ना कुछ हमें अपने सामान पर निशानी लगानी होगी। एक जहाज में हजारों लोगों का सामान हो सकता है। अब जो जहाज में हमारा सामान होगा हमें उस पर निशानियां लगानी होंगी कि हमारे सामान में ये निशानी है, ये कलर है, ये डब्बा है, ये नंबर है, रोल नंबर, बैच नंबर, शिपमेंट नंबर, कोई ना कोई ऐसा हम उसके साथ जो है ना नंबर देंगे जिससे हमें उसे पहचानने में आसानी हो। ठीक है जी। द नंबर ऑफ पैकेजेस, पीसेस और क्वांटिटी। क्वांटिटी हम लिखेंगे। द अपरेंट और कंडीशन ऑफ द गुड्स। गुड्स की कंडीशन क्या है? अच्छी हालत में, गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट, फ्रेश, ओल्ड, यूज्ड, इस तरह की चीजें, इस तरह के लफ्ज हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेम ऑफ द शिप। ठीक है जी। नेम ऑफ द शिप हो सकता है, पोर्ट ऑफ द शिपमेंट हो सकता है, पोर्ट ऑफ डिलीवरी हो सकता है, एंड पर्सन टू होम डिलीवरी इज टू बी मेड। और उस बंदे का नाम हो सकता है जिस बंदे को हमने डिलीवरी देनी होती है। एक्सपेक्टेड पैरल क्लॉजेस, यानी कि इसके अलावा अगर कोई शर्त हमें आयद करनी हो जो हमें लगे कि यार ये शर्त भी होनी चाहिए, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ फ्रेट। अमाउंट ऑफ फ्रेट का मतलब ये होता है कि कितना किराया हम उससे लेंगे, वो किराया भी हम उसमें लिखा होता है और वो एडवांस में हम ले लेते हैं। और जो हम एडवांस में हम लेते हैं वो भी, इसकी जो रसीद होती है वो भी हमें उसको हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है काइंड्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग। आज ये कह रहे जो गुड्स खत्म हो जाएगा अगली क्लास में हर हाल में हमारा, ये शायद आज ही मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं ना इंडस्ट्रियल लॉ का। ठीक है। तो काइंड्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग, सबसे पहला क्लीन बिल ऑफ लीडिंग। व्हेन इट इज स्टेटेड in the bill of lading that the goods are in good order and condition, the bill shall be said to be clean bill of lading। तो बिल क्या कहलाएगा? क्लीन बिल ऑफ लीडिंग कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है नंबर 2 क्वालिफाइड बिल ऑफ लीडिंग। कन्वर्सली, when it is said that the goods received are in bad condition, the bill of lading in that case is called qualified bill of lading। ठीक है जी। qualified bill of lading क्या कहला? conversely, when it is said that the goods received are in bad condition, the bill of lading in that case is called qualified bill of lading। अगर हमने पहले ही सामान को देखा, हमने सामान के बारे में पहले ही बता दिया कि सामान इस वक्त अच्छी कंडीशन में नहीं है, सामान के बारे में अगर हमने पहले ही बता दिया कि सामान अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो फिर ये क्वालिफाइड बिल ऑफ लीडिंग कहलाता है। इसके बाद है थ्रो बिल ऑफ लीडिंग। when the cargo covered by the bill of lading is to be carried partly by sea and partly by land। थ्रो बिल ऑफ लीडिंग मतलब ये होता है कि ये आधा रास्ता समंदर के जरिए और आधा रास्ता खुश्की के जरिए यानी कि जमीन के जरिए कवर करेगा, तो ये थ्रो बिल ऑफ लीडिंग कहलाता है। इसमें रास्ता सिर्फ समंदर का नहीं होता बल्कि इसमें जमीन भी शामिल होती है, रोड या रेलवे भी शामिल
हो सकता है। The next, it is semi-negotiable instrument and it can be transferred freely by endorsement. ठीक है जी। The transferor can use it for its own name. ठीक है जी। और ये सेमी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और इट कैन बी ट्रांसफर फ्रीली बाय एंडोर्समेंट। और ये सेमी निगोशिएबल होता है, इसको इजीली इंडोर्समेंट के जरिए किसी और के नाम पर भी किया जा सकता है। अब इजीली इंडोर्सेबल और ये किसी और के नाम पर किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग था, मेरे नाम पर बिल ऑफ लेडिंग था और मैंने वो सामान जाकर रिसीव करना था। अब मैं सामान रिसीव किसी भी सूरत में मिसाल के तौर पर नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी जगह कोई और बंदा वो सामान जाकर रिसीव कर ले, ठीक है जी, अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी जगह कोई और बंदा जाकर वो सामान रिसीव कर ले, तो फिर ये क्या कहलाएगा? फिर ये कहलाएगा, ठीक है जी, ये जो डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया, नेगोशिएबिलिटी होती है। एक बंदे ने लेना था, दूसरे बंदे के नाम पर कर दिया, वो दूसरा बंदा भी जाकर ले सकता है। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, इसके फीचर्स क्या है? नंबर 1, इट इज एविडेंट, इट इज द एविडेंस ऑफ द रिसीट ऑफ द गुड्स बाय द कैरियर। सबसे पहली बात क्या है कि आपके सामान की रसीद होती है ये। अगर आपके पास ये रसीद नहीं होगी तो आपको ये सामान रिकवर करना क्या हो जाएगा जी? मुश्किल हो जाएगा। इट इज द एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट, और ये किराया नामा या ट्रांसपोर्टेशन का एक ये एग्रीमेंट होता है, उसका ये सबूत होता है आपके पास, ठीक है जी। इसके बाद है इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स एंड इज इनेबल द होल्डर टू ऑब्टेन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और ये आपको इनेबल कर देता है कि आप डिलीवरी ऑफ गुड्स ले लें। इट इज सेमी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली बाय एंडोर्समेंट। ये सेमी निगोशिएबल होता है और ये ट्रांसफर भी हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ एंडोर्समेंट। द ट्रांसफरर कैन यूज इट फॉर इट्स ओन नेम, और ट्रांसफर क्या कर सकता है? इसको यूज कर सकता है ऑन इट्स ओन नेम, अपने ही नाम पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बिल ऑफ लेडिंग की फीचर्स भी खत्म हो गए, गाइड्स भी खत्म हो गए। बिल ऑफ लेडिंग आता है एग्जाम में, ये आपने याद करना होगा। Now the next question, difference between a chartered party and bill of lading. Difference between a chartered party and bill of lading, ये भी बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल, ठीक है जी। शॉर्ट करते हैं आखिरी में करते हैं। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? आप वैसे तो पता होना चाहिए था आप लोगों को। इंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी और बंदे के नाम पर ट्रांसफर करना। थोड़ा सा रह गया, इंशाल्लाह आज हम खत्म कर लेंगे। अच्छा, मीटिंग को 50 मिनट से ऊपर हो गए, इस वाली मीटिंग को, इससे पहले भी वो डिस्कनेक्ट हुई थी, शायद घंटा हो गया, घंटा भी हो गया होगा मेरे ख्याल से इस मीटिंग को। कटी नहीं आज ये, वाह खुद ब खुद भाई, वैसे 40 मिनट में कट जाती है ना ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस। चलो ये तो अच्छा है, अनलिमिटेड हो गई मीटिंग। द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ लेडिंग एंड चार्टर पार्टी। नंबर 1, a bill of lading is an evidence of the receipt of the goods on board the ship. बिल ऑफ लेडिंग क्या है? एक सबूत है कि आपने सामान लोड कर दिया है। चार्टर पार्टी क्या है? A charter party is a contract relating to hiring the entire or principal part of the ship. बिल ऑफ लेडिंग आपका सामान जो आपने लोड किया ना जहाज पर, उसकी रसीद है, वो बिल ऑफ लेडिंग है। लेकिन चार्टर पार्टी क्या है? चार्टर पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट है पूरा का पूरा जहाज किराए पर लेने का, ठीक है जी। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, अ बिल ऑफ लेडिंग
A bill of lading is a document of title to the goods. तो बिल ऑफ लेडिंग जो है ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, टाइटल डॉक्यूमेंट है। इससे ये जाहिर होता है कि आपने कुछ सामान जो है वो लोड किया हुआ है जिसके मालिक आप हैं, ठीक है जी। वेयरएज चार्टर पार्टी इज नॉट सच अ डॉक्यूमेंट, जबकि चार्टर पार्टी कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है जी। ओके, आगे सुने। Negotiability. A bill of lading document is a document of title to the goods, can be transferred by endorsement and delivery. Negotiability का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी। इसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी होती है और ये एक बंदा दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है, जबकि चार्टर पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आपने वो लिया था तो आप किसी और के नाम पर वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है जी। द नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन। अ बिल ऑफ लेडिंग इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। बिल ऑफ लेडिंग हमेशा एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए होता है। आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, बिल ऑफ लेडिंग के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि आपका जो है ये कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, जबकि चार्टर पार्टी में ऐसा नहीं लिखा हुआ होता। चार्टर पार्टी में ये लिखा हुआ नहीं होता कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से चला है और ये डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा। इसके बाद ये डिफरेंस भी खत्म हो गया, ये भी आपने याद करना है, ठीक है जी। आखिरी में मैं मार्किंग कराऊंगा, ऑनलाइन रहिएगा इंशाल्लाह, आखिरी में मैं मार्किंग भी करवा दूंगा आपको। आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, अगली क्लास से हम इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल लॉ ही शुरू करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने जो मेरा फेसबुक पेज है कराची एजुकेशन फोरम, उस पर मैंने वो लगा दिया है अपना गेस्ट पेपर बिजनेस लॉ का। आप लोग वहाँ से बिजनेस लॉ का गेस्ट पेपर देख सकते हैं, ईडीपी का भी गेस्ट पेपर देख सकते हैं, मैनेजमेंट का, बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी गेस्ट पेपर देख सकते हैं, ठीक है जी। और अगर कोई और भी आपको चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, मजे हैं आप लोगों के, लेट डेट की क्लास ले रहे हो यार तुम लोग, कसम से। नाउ ड्यूटीज ऑफ कैरियर बाय सी, ठीक है जी। ड्यूटीज जी मोहद्दिस साहब मैं भेजता हूँ। बेटा कितने परसेंट लगेगा? 50% लाजमी लगेगा, 50% लाजमी लगेगा और बाकी आपका नसीब। हंड्रेड भी लग सकता है। देखें, डिपेंड ये करता है ना आप इसको याद कैसे करेंगे, कितना करेंगे, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, बच्चे याद ही नहीं करते। नाउ द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 prescribed that under every contract a carriage of goods by sea the carrier shall be subject to the following responsibilities. Number 1, the carrier, that is the ship owner, shall be bound before and beginning of the voyage to be exercise due diligence to make the ship seaworthy, properly man, equip and supply the ship. ड्यूटीज हैं कैरियर बाय सी के अंदर कैरियर की, यानी कि जो ट्रांसफर करने वाला बंदा है, जो शिप का मालिक है, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारी है? नंबर 1 कि शिप बहुत ही वर्थी होना चाहिए, समंदर के काबिल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो वर्थी ना हो और वो डूब जाए, ठीक है जी। और भाई इतने नहीं कमेंट करो यार, मैं कमेंट पढ़ूंगी आगे पढ़ाऊंगी। खैर आगे सुने। ड्यूटीज ऑफ अ कैरियर बाय सी। पहली बात हो गई कि समंदर के काबिल हमें जहाज को चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि जहाज कहीं डूब जाएगा। नंबर 2, प्रॉपर्ली मैन इक्विप, यानी कि बंदे पूरे होने चाहिए, सामान पूरा होना चाहिए,
सप्लाईज यानी कि दो कुछ हमें समंदर में जहाज चलाने के लिए चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी हर चीज हमारे पास होनी चाहिए। Make the holds, refrigerating the cool chambers and the other parts of the ship in which the goods are carried. भाई अब सामान अलग अलग किस्म का होता है, अलग अलग सामान के लिए अलग अलग किस्म के स्टोर्स चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल के लिए अलग किस्म का चाहिए होता है, आइसक्रीम के लिए अलग किस्म का, सब्जी वगैरह तरकारी के लिए, फ्रूट्स के लिए, और ठीक है जी, हर चीज़ के लिए अलग अलग के हिसाब से चाहिए होता है। ठीक है जी, तो उसी हिसाब से हमें वो लेना होगा। ठीक है जी, इसके बाद है मेक द होल्ड्स, ये हो गया। द कैरियर मस्ट केयरफुली एंड प्रॉपर्ली लोड, हैंडल, स्टो, कैरी, कीप केयर एंड डिस्चार्ज द गुड्स कैरीड। यानी कि सामान को रिसीव करने से लेकर सामान की डिलीवरी तक उस सामान का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सामान को रिसीव करने से लेकर सामान की डिलीवरी तक हमें उस सामान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई इश्यूज आ जाएं उसमें और हमें किसी मसले या परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है जी, आफ्टर रिसीविंग द गुड्स इनटू हिज चार्ज, द कैरियर और द मैसर or the agent of the carrier must, on demand of the supplier, issue to him a bill of lading containing the requisite particulars. थर्ड पॉइंट में ये ड्यूटीज में ये आ रहा है कि भाई जैसे ही आपने सामान रिसीव किया, प्रॉपर तमाम रिक्विजिट्स के साथ हमने उसको वो इशू कर देनी है स्लिप, जिसका नाम है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है जी, ये ड्यूटीज हो गई। अब इसमें लिखा हुआ है लायबिलिटीज के नाम से। लायबिलिटीज और ड्यूटीज में कोई खास फर्क बहरहाल नहीं है, तो इसको मैं साथ साथ ही शॉर्ट करता हूँ क्योंकि ये आखिरी चीज़ है। लायबिलिटीज पे ही कहानी ख़त्म है। लायबिलिटीज के बाद ये दो तो बेकार हैं, तो बस लायबिलिटीज ही आखिरी चीज़ हमें पढ़नी है। तो लायबिलिटीज से ही हम शॉर्ट करना भी शुरू कर देते हैं साथ साथ। A ship owner is liable only for the loss or damage arising or resulting from his negligence, fault, or failure in duties and obligations provided in the act, and not otherwise। यहाँ तक ठीक है जी। यानी एक शिप ओनर अगर सामान आपका डूब जाता है, खराब हो जाता है, वो किस हद तक जिम्मेदार है? इस हद तक जिम्मेदार है कि अगर उसकी गलती से सामान डूब गया, लेकिन आपका जहाज, समंदरी जहाज सामान लेकर आपका जा रहा था, और अगर कोई समंदरी तूफान आ गया जिसमें वो पूरा का पूरा जहाज ही गर्क हो गया, तो फिर आपके सामान का वो जहाज वाला ओनर जिम्मेदार नहीं। तो गया वो गया। लेकिन इसका हल क्या होता है? इसका हल है मरीन इंश्योरेंस। आप मरीन इंश्योरेंस करवा लेते हैं और इंश्योरेंस की वजह से वो सामान आपको रिटर्न मिल जाता है। नेक्स्ट इज द शिप ओनर कैन नॉट लिमिट और लेसन हिज लायबिलिटी अराइजिंग फॉर हिज नेग्लिजेंस और फेलियर इन हिज ड्यूटीज, एंड एनी क्लॉज टू दैट इफेक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी नल एंड वॉइड एंड ऑल्सो इनऑपरेटिव। यानी कि जो कानून के अंदर ये पूरा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जो कानून में उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको वो तमाम जिम्मेदारियां हर हाल में पूरी करनी होंगी। वो किसी भी चीज से जो है वो भाग नहीं सकता, किसी भी चीज को वो ना करे फुलफिल, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 3, द कैरियर शैल नॉट बी लायबल इन एनी इवेंट अनलेस द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स आर डिक्लेयर्ड बाय द शिपर बिफोर द शिपमेंट एंड इंसर्टेड इन द बिल ऑफ लेडिंग। भाई कैरियर जो है ना वो नहीं लायबल किसी भी इवेंट के अंदर, ठीक है जी, अनलेस द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स आर डिक्लेयर्ड बाय द शिपर बिफोर द शिपमेंट। भाई जब तक हमने जो वैल्यू बता दी उसी वैल्यू का वो जिम्मेदार है। बाद में हम बोले नहीं भाई इसमें तो 2 की जगह 4 चीजें थी, नहीं, जो आपने लिख दिया बिल ऑफ लेडिंग में उसी के हम जिम्मेदार हैं। बाद में अगर आप ये बोले कि 4 चीजें थी या 10 चीजें थी, उसका वो जिम्मेदार नहीं है। जितना आपने बिल ऑफ लेडिंग में पहले लिख दिया उसी का वो बंदा जिम्मेदार है, ओनर, उससे ज्यादा का वो जिम्मेदार नहीं। The carrier
The carrier shall not be liable in any event for loss or damage to the goods if the nature or value thereof has been knowingly stated by the shipper in the bill of lading. भाई जो कैरियर है वो कभी भी लायबल नहीं होगा किसी भी लॉस का कि जिसके बारे में पहले ही हमने मना किया हुआ है कि भाई इस तरह से अगर कोई नुकसान होता है हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर सामान प्रॉपर पैक है और पैकिंग के बावजूद अगर खराब पैकिंग हमने आपसे अंडरटेकिंग ले ली, आपने हमें लिख कर दिया कि सामान हमने प्रॉपर पैक किया है, लेकिन अगर सामान प्रॉपर पैक नहीं था और कल को उस सामान में कोई इश्यू आ जाता है, देन द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, वो बंदा खुद ब खुद उसका जिम्मेदार होगा। ठीक है जी। The carrier shall not be liable in any event of loss or damage to the goods if the nature or value thereof knowingly stated by the shipper in the bill of lading. जानबूझकर अगर गलत वैल्यू आपने लिखी है तो उसका हम जिम्मेदार नहीं है। गुड्स इनफ्लेमेबल, जो खराब होने वाला था, एक्सप्लोजिव, डेंजरस, अगर आपने इस तरह का सामान शिप में दे दिया है और एजेंट की मर्जी के बगैर, तो उसमें एजेंट जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है जी। गुड्स इनफ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, डेंजरस nature to the shipment whereof the carrier master or agent of the carrier has not consented with the knowledge of their nature and character may at any time before discharge be landed at any place and destroyed. अगर आपने हमें ख़राब सामान का बताया ही नहीं कि हमें ख़तरनाक सामान आपने हमारी बगैर नॉलेज के, अगर हमें हमारे जहाज़ में आपने सामान ख़राब रखवा दिया है, जैसे ही हमें पता चलता है कि सामान खराब है, वहीं उस सामान को उठाएंगे और समंदर में फेंक देंगे। ठीक है जी। और हम फिर आपको उसका कोई चार्ज देने के भी जिम्मेदार नहीं। अगर वो सामान हमारा खराब था और आपने हमें सामान डेंजरस था जिससे हमारे बाकी सामान को भी खतरा है, अगर हमें जैसे ही हमें पता चलेगा हम उस सामान को समंदर बुर्द कर देंगे। ठीक है जी। मरीन इंश्योरेंस हर किसी का होता है, कहीं से भी किसी भी चीज से वो टकरा जाए तो इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है। हर जहाज कानून है, बगैर इंश्योरेंस के जहाज आप समंदर में उतार ही नहीं सकते। The carrier shall be discharged from all liability for loss or damage unless suit is brought within 1 year after delivery of the goods. भाई जैसे ही सामान आपने रिसीव किया, आपने ओके पर साइन कर दिया, अब बंदे की जिम्मेदारी क्या हो गई? खत्म हो गई। जब एक बार आपने सामान रिसीव कर लिया, ठीक है जी, तो ये आपने मार्किंग कर ली इसकी। ठीक है जी। अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ, जहां से हमने शुरू किया था वहां से हम मार्किंग दोबारा से शुरू करेंगे। साथ साथ आपने स्क्रीनशॉट ले लेने। अच्छा खासा पढ़ा दिया वैसे मैंने आज। कैरेज ऑफ गुड्स भी आज खत्म है। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी। उसके लिए आपने ये येलो जो मैंने कर दिया ये याद करना होगा। Write a short note on carriage of goods by sea. जी, ड्यूटीज और लायबिलिटीज एक ही क्वेश्चन है जी। रेलवे वाला भी याद करना होगा।
ये पैरा छोड़ दें, अब आप याद करेंगे define charter party and explain its types, kinds. सही जी, इसकी टाइप्स या फिर इसकी काइंड्स। आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए, वैसे सर्दी ज्यादा है, पता नहीं क्या रीजन। ओके, यहां से शुरू होगा। यहां तक इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं हो सकता। सही है जी, छोटा है, शॉर्ट नहीं होगा। अगला सवाल, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज मिलाकर सब लिखनी होंगी, ठीक है ना। ड्यूटीज और लाइबिलिटीज मिलाकर सब लिखनी होंगी। Define bill of lading and explain its contents. बिल ऑफ lading डिफाइन करें, उसके कंटेंट्स डिफाइन करें, ठीक है जी। अब देखें इसमें क्या शॉर्ट होगा, देखें इतना सा है। डू यू थिंक इसको मजीद शॉर्ट करने की जरूरत है? नो, वी डोंट नीड इट, छोटा सा था। डिफरेंस भी पूरा आएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस में बिटवीन बिल ऑफ lading एंड चार्टर पार्टी, ये भी पूरा आएगा। ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज के नाम से जो भी आ जाए, आप ड्यूटीज सिर्फ, लाइबिलिटीज भी देखें कितनी हुई हैं, ये है ना, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 कम है, इसमें 3 ऐड कर दीजिएगा, ये भी पूरा कर लीजिए। लाइबिलिटीज शॉर्ट हो सकता था, वो भी शॉर्ट कर दिया हमने। ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, ड्यूटीज है तब भी यही लिखना है, लाइबिलिटीज है तब भी यही लिखना है। इन्होंने अलग अलग कर दिया, मेरे ख्याल से अलग करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। सारी मार्किंग हो गई। अच्छा, अब मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई किसको जो भी कोई सवाल करना है कर सकते हैं आप। मैंने आपको माइक खोलने का ऑप्शन दे दिया। सर बिल ऑफ लीडिंग में सर, कंटेंट्स भी आएंगे, काइंड्स भी आएंगे और फीचर्स भी आएंगे। दोबारा बोलिए आप अपना सवाल।
सर लाइबिलिटीज वाला एक दफा और दिखा दे। अच्छा, लायबिलिटीज वाला एक बार और दिखा दें। चलें पहले आपकी बात। सर ये जो क्वेश्चन है बिल ऑफ लाइडिंग, इसमें कंटेंट्स, काइंड्स और फीचर्स तीनों चीजें एक साथ आएंगी? जरूरी नहीं, अभी 1 मिनट में बताता हूँ आपको। देखें लायबिलिटीज, ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें जो ले रहा है कोई। अच्छा सुने, आपका मैं सवाल का जवाब दूं। देखें डेफिनेशन और कंटेंट्स आ जाएंगे 5 नंबर के लिए, डेफिनेशन और काइंड्स आ जाएंगी 5 नंबर के लिए। अगर ये दोनों साथ आएंगे तो 10 नंबर के लिए आएंगे। तो याद आपने करना है सब, यानी कि काइंड्स, कंटेंट्स, डेफिनेशन सब आपने याद करना है। लेकिन होगा क्या, एट द एंड आपने लिखना सिर्फ वही है जो एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो आपने इम्पोर्टेंट पेपर डाला है वो प्राइवेट के लिए है या सिर्फ रेगुलर के लिए? रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए बेटा। अब देखिए बिल ऑफ lading भाई, कंटेंट्स आएंगे, ये आ जाएगा। अब काइंड्स भी देखें, छोटा ही है ना, ये देखें इतना सा है। काइंड्स में 3 पॉइंट्स हैं। फीचर्स लेकिन सर आपने मार्क नहीं कराया, लेकिन ये करना है ना यार। फीचर्स नहीं अच्छा सर, आपकी फिजिक्स 3 पॉइंट। चलें ये 3 पॉइंट आप कर सकते हैं टाइप्स में। अच्छा मैंने मार्क इसलिए नहीं करा, मेरे ख्याल से शायद काइंड्स इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसको मार्क नहीं किया। बिल ऑफ अच्छा lading सर, फिजिकल क्लास होगी? जो कंटेंट्स है ना, ये डेफिनेशन और कंटेंट्स सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको मार्क किया है। समझ में आई? जी सर। अच्छा सर, फिजिकल क्लास होगी आपकी? यार सर गालिब तो रख रहे हैं। अकाउंटिंग तो लें, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि हालात क्या है, कानून क्या कहता है और क्या होता है माहौल। पहले आप लोग अकाउंटिंग और वो तो लें, एडवांस और कॉस्ट। समझ में आ रही वो है? तो संडे को सर गालिब रख रहे हैं ऑडिट की। अभी तक कोई फिजिकल हुई है आपकी? नो जी। सर अभी नहीं हुई। सर एक हुई है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की हुई है सर। अच्छा, तो अकाउंटिंग की हुई है सर। चलें अच्छा है। सर सेक्शन बी वालों की हुई है। सर बिजनेस एक ही कॉपी भी रख लें। हमारी नहीं हुई। होगी आपकी भी होगी। आप भी रख लें। सर नेक्स्ट वीक सर गालिब ने क्लास रखी है ना संडे को, तो आप भी लेंगे ना सीधे लॉ की क्लास? हाँ वो बोल तो रहे थे सर। तो हो सकता है हम भी रख लें भैया, हो सकता है। रखनी पड़ेगी सर। सर आप ईडीपी की भी क्लोजेस रख बता लें। दें सर। सर एक सवाल पूछना है। अभी इस हफ्ते बहुत ज्यादा आपकी फिजिकल सर पेपर कब से हैं? पेपर मार्च या अप्रैल में होंगे। सर तो बहुत अच्छा है। पेपर मार्च या जनवरी में होंगे। भाई किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, इंसान की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। रमजान सर यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना। यस यस। सर क्वेश्चन क्लोजेस नंबर ऑफ चार्टर्ड पार्टी के बता दें सर। क्या बताऊं? सर क्लॉसेस का बता दें। किसका? सर क्लॉसेस का क्वेश्चन आपने नहीं बताया। क्लॉजेस क्लॉसेस का क्वेश्चन जो है ना सर, ये अलग से क्वेश्चन आएगा ना मतलब? नहीं ये छोड़ दे क्लॉजेस। ओके सर सर। आपने जो ड्यूटीज बताई है लाइबिलिटीज, इनमें से कौन सा याद करना है? आपने कहा एक ही है। ड्यूटीज लायबिलिटीज सब मिला के याद करनी है। 3 ड्यूटीज हैं और 6 ही हैं, तो टोटल 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो सिर्फ अगर एक ही चीज आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ड्यूटीज आएगी तब भी ये 9 पॉइंट लिखने होंगे, लायबिलिटीज आएगी तब भी ये 9 पॉइंट लिखने होंगे। एक ही बात है। जी और सर ये बिल ऑफ लाइडिंग का जो क्वेश्चन आपने करवाया, ये तो बहुत शॉर्ट नहीं हो जाएगा? बेटा आएगा ही शॉर्ट। मैं आपको बताऊं एक्सपेक्टेड क्या, ये डिफरेंस आएगा। देख रहे हैं, डेस्टिनेशन, नेगोशिएबिलिटी, ये डिफरेंस एक्सपेक्टेड है सबसे ज्यादा। फिर आके जो समझ नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्या? सर, आप एक फिजिकल क्लास लें, उसमें ना जैसे जैसे क्वेश्चंस आते ना घुमा फिरा के, तो उसके बारे में कुछ लें। चलो ठीक है ना, फिजिकल में पूछेंगे इंशाल्लाह, बताऊंगा आपको। आप सवाल निकाल के लेकर आइएगा। सही है। और किसी को कोई सवाल पूछना है? सर बिल ऑफ लाइडिंग एंड चार्टर्ड पार्टी का जो क्वेश्चन है, ये तो डिफरेंस है ना? मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो बिल ऑफ लाइडिंग जो अलग से क्वेश्चन है ना, ये इसकी मैं बात कर रही हूँ। ये तो बहुत शॉर्ट नहीं हो जाएगा? बेटा 5 नंबर के लिए इतना ही लिखना होगा। और सर अगर ये 10 नंबर का आया तो अगर ये 10 नंबर का आता तो आपको ये पॉइंट्स, ये आप काइंड्स ऐड कर देंगे उसमें, ये जो है। ओके सर, ओके सर। सर मैं बोल रहा हूँ आईटीबी का आपने गेस्ट पेपर बना दिया? आईटीपी का बना दिया है। तो आपने अपने पेज पे तो अपलोड नहीं किया? कर दूंगा
यार रात तक सर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। है सर आपका पेज कौन सा है? कराची WhatsApp पे एजुकेशन फोरम सर, Facebook ग्रुप पे भेज दें। सर फेसबुक पे तो सारे कराची एजुकेशन है, कौन सा है कराची आपका? एजुकेशन नहीं? फोरम के नाम से आप हमें लेटेस्ट देखिएगा, मेरी वो लगी हुई होगी ना पेज, वो लिंक कैसे शेयर लगा कर होगा? देना सर। आपको सर लिंक आप सेंड लिंक करता हूँ शेयर अपने कर ग्रुप देना में, अभी, ग्रुप आपके पे ग्रुप सेंड में कर सेंड दें करता हूँ ना। सर याद से कर देना सर अभी। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, आपको सर वो अभी जो कर मैंने देते बताया अभी करता हूँ। अबे यार, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा 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 यार, स्टेट सुरजानी लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी।